अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम टू ईज़ लर्निंग। आज हम सेकेंडरी हिस्ट्री फॉर पाकिस्तान फॉर ग्रेड 8 का चैप्टर नंबर 4 करेंगे, मूविंग टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस, जिसमें आज हम 4.2 से स्टार्ट करेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली कर लीजिएगा। यहाँ पर बात हो रही है द बैटल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, यानी इंडिया में डेमोक्रेसी की जंग जारी थी। व्हाट शेप द मूड ऑफ द 1920s एंड 1930s इन इंडिया, किस चीज़ ने शेप दिया 1920 और 1930 में इंडिया में। अच्छा, डेमोक्रेसी का मतलब होता है कि जो इलेक्टेड बंदे होते हैं ना, जो पब्लिक ओपिनियन से आते हैं। जो डेमोक्रेसी का मतलब होता है हर एक को आज़ादी होती है अपना ओपिनियन देने की, ठीक है। तो ये लोगों को दबाया जा रहा था किस दौरान, 1920s और 1930s में। हुआ क्या था, इंडिया ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर। उन्होंने इकोनॉमिकली यानी फाइनेंशियली तौर पे और मिलिट्री एड दी थी। मिलिट्री एड यानी अपनी फोर्सेस दी थी। कितनी फोर्सेस थी उनकी? तकरीबन 1.5 मिलियन यानी 15 लाख फोर्सेस थी जो इस जंग में साथ दे रही थी। किसका? ब्रिटिशर्स का। और इनकी सपोर्ट के बदले ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था कि वो इंडियंस को रूल करने देंगे। जब जंग ख़त्म होगी तो वो इंडियंस को पावर दे देंगे रूल करने के लिए। लेकिन जैसे ही पहली वर्ल्ड वॉर ख़त्म होती है तो इंडिया को अब उम्मीद नज़र आती कि चलो अब इनकी रिवॉर्ड मिलेगा इन्हें, जो इन्होंने मेहनत की है, जो इन्होंने वफादारी निभाई है उसके बदले। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। 1990s में डिफेंस एक्ट ऑफ इंडिया, 1950 में एक कानून पास किया जाता है उस जंग के दौरान, क्योंकि लोग जो है अब जंग के बाद प्रोटेस्ट करने लगे थे। तो उसको दोबारा वो ओपन करते हैं उस कानून को, जिसमें पब्लिक गैदरिंग्स पे बैंड लगा दिया गया था और जो भी प्रोटेस्ट करेगा उसके अगेंस्ट भी बैंड लगा दिया था। और इस कानून को अबॉलिश करने के बजाय यानी दबाने के बजाय उन्होंने उसको खोल दिया था, ठीक है। अपने लिए इस्तेमाल कर रहे थे वो, ताकि कोई भी पब्लिक गैदरिंग हो ही ना और प्रोटेस्ट भी ना हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने रिज़ाइन कर लिया था। कहाँ से? उन्होंने जो है वो उस काउंसिल को छोड़ दिया था। उस काउंसिल का क्या नाम था? वॉइस लेजिस्लेटिव काउंसिल को उन्होंने छोड़ दिया था इस प्रोटेस्ट में। यानी वो नाराज़ थे इन लोगों से कि ऐसा क्यों, क्या ये कानून को क्यों नाफिज कर रहे हैं कि लोगों को प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा। अब बात हो रही है अ ट्रेजिक ब्रेकिंग पॉइंट। क्या ऐसा ट्रेजेडी हुई थी? ये ट्रेजेडी हुई थी कि लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स को जो है और ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो और ज़्यादा सख्त हो गए थे। और अमृतसर में मसाकर कहते हैं कि जो स्लॉटर कर दिया था ना, यानी कुर्बानी, लोगों को मार दिया गया था, खुलेआम लोगों को मारा गया था। कहाँ मारा गया था? जलानी वाला बाग, अप्रैल 1919 में। जो एक बहुत ख़तरनाक इंसिडेंट हुआ था, जहाँ पर जनरल डायर ने हुक्म दिया था अपने फ़ौजी दस्तों को कि वो फायर कर दे किसके ऊपर? जो पीसफुली लोग आए थे वहाँ पे, जिनके पास कुछ भी अनाम थे, यानी उनके पास कोई भी वेपन्स वगैरह नहीं थे और उन्हें वार्निंग भी नहीं दी और डायरेक्ट उन लोगों के ऊपर गोलियां चला दी गई, जिसमें 379 पीपल मर गए थे। लेकिन एक्चुअल डेथ जब काउंट की गई तो वो 1500 लोग थे जिनके पास कुछ भी अनाम पीपल थे, यानी उनके पास कुछ भी नहीं था। यानी उन लोगों के पास कोई भी वेपन्स वगैरह नहीं थे, वो लोग मासूम थे, उन्हें मारा गया था। अच्छा, अब ये इंडियंस का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ जाता है जब ब्रिटेन ये सोचते हैं कि जो जनरल डायर है वो हीरो है और वो ये मानते हैं कि पंजाब को उसी ने बचाया है और उसके लिए वो उसे $26,000 देते हैं, ठीक है। और उसका शुक्रिया अदा करने के लिए जो कुछ उसने ब्रिटिश एम्पायर को बचाने के लिए किया था। तो इंडियंस को इस बात पर बहुत गुस्सा आया था। व्हाट वर द मोंटीज चैलेंज फॉर्म रिफॉर्म्स 1999? ग्रोइंग प्रोटेस्ट को रिड्यूस करने के लिए, यानी लोगों का प्रोटेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा था, तो उसको कम करने के लिए सेक्रेटरी स्टेट ऑफ फॉर इंडिया और वाइसरॉय लॉर्ड, जिनका नाम चैलेंसफोर्ड था, उसने प्रपोजल दिया। उसने कहा कि सेंट्रल असेंबली में जो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे और यही अपॉइंटेड मेंबर्स जो है वो कानून साजी भी कर सकेंगे, उनको ये पावर दी जाएगी। लेकिन वाइसरॉय के पास ये पावर, असल पावर ये होगी कि वो जब चाहेगा, वो उसे कोई कानून पसंद नहीं आया तो उसको रिफ्यूज़ कर देगा, यानी मना भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है। सारे प्रोविंसेस चला सकेंगे, हेल्थ का डिपार्टमेंट, लोकल डिपार्टमेंट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन सेक्टर और ट्रांसपोर्ट सेक्टर चला सकेंगे। लेकिन वाइसरॉय जो है वो क्या निज़ाम को संभालेगा? वो डिफेंस डिपार्टमेंट, फॉरेन अफेयर्स की डीलिंग करेगा, पुलिस को कंट्रोल करेगा और बजट की प्लानिंग भी वो कर सकेगा। वाइसरॉय कैबिनेट में क्या शामिल किए जाएंगे? 2 या 3 इंडियंस को शामिल किया जाएगा। ये पहली मर्तबा था कि इंडियंस इलेक्टेड मेंबर्स को चांस दिया गया था कि वो मेजॉरिटी ऑफिशियल ब्रिटिश मेंबर्स के साथ बैठ सकेंगे, यानी उनकी तादाद को, इंडियंस की तादाद को ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में बढ़ा दिया गया था। अगेंस्ट मतलब उनके साथ बढ़ा दिया गया था। हालांकि कुछ पावर इंडियन इलेक्टेड मिनिस्टर्स को दी गई थी, लेकिन ब्रिटिशर्स ने असल पावर अपने पास रखी थी। यही नहीं, वही पावर तो उसने अपने पास ही रखी थी कि वो प्रोविंसेस को कंट्रोल चलाने का, हुकूमत करने का पावर अपने पास रख रहा था। ब्रिटिश गवर्नर ने एक और पावर भी अपने पास रखी थी कि वो प्रोविंशियल असेंबली में इंडियंस जो भी कानून बनाएंगे उसे जब चाहेगा वो कैंसिल कर सकेगा। कांग्रेस को ये प्रपोजल को वो लोग रिजेक्ट कर देते हैं।
कांग्रेस के हेड में कौन शामिल था? नेहरू थे, गांधी थे, तिलक थे जो कि कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे थे, जबकि कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल मुस्लिम्स को रिप्रेजेंट कर रहे थे। लेकिन जिन्ना साहब चाहते थे कि वो कांग्रेस और वो लोग मिलकर काम करें, लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस बात को मुस्तरद कर दिया, यानी मना कर दिया कि हम लोग यूनाइट होकर काम नहीं करेंगे। अब यहाँ पर बात हो रही है व्हाट वर द दिल्ली प्रपोजल्स ऑफ मार्च 1927। दिल्ली प्रपोजल्स क्या था, उसके अंदर क्या मांग की गई थी? ब्रिटिशर्स ने प्रॉमिस किया था इंडियंस को कि आप जाके नए कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ 10 ईयर्स के बाद के लिए, इंडियन एक्ट 1999 के नाम से। और इस सिलसिले में कांग्रेस ने सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को बुला लिया था और कहा था कि आपको जो जो डिमांड करनी है ना, जो जो कानून साजी करनी है, उसे आप बना लो, फिर हम उसको प्रेजेंट करेंगे ब्रिटिशर्स को। कांग्रेस ने रिक्वेस्ट की मुस्लिम लीग कि वो सरेंडर कर दे, ये सेपरेट इलेक्टोरेट वाली बात ना करें। सेपरेट इलेक्टोरेट्स क्या होते हैं कि कहीं भी किसी भी इलाके में लोग जो माइनॉरिटी में होते हैं, जो माइनॉरिटी कम्युनिटी होती है, उसको पावर दी जाए कि वो अपना लीडर खुद चुन सके। तो ये डिमांड जो है वो मुस्लिम लीग कर रही थी, लेकिन कांग्रेस ने रिक्वेस्ट की मुस्लिम लीग को कि इस बात को छोड़ दें, ये डिमांड करना छोड़ दें। इसके बदले मुसलमानों ने क्या किया, मुस्लिम लीग ने क्या किया, उन्होंने और 4 डिमांड रख दी। यानी उन्होंने बात तो मान ली थी उनकी, लेकिन उन्होंने कहा था कि हमारी 4 आप डिमांड मान लें, और उन 4 डिमांडों को दिल्ली प्रपोजल का नाम दिया गया। तो कांग्रेस ने उन 4 डिमांड में से 3 डिमांड्स को मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया था। अब यहाँ पर बात हो रही है व्हाट वाज द साइमन कमीशन। साइमन कमीशन क्या था, जो कि 1927 से लेकर 1929 तक काम करता रहा। ये डेडलॉक को कम करने के लिए, ताकि ये जो नाहमवारी की फ़िज़ा कायम हो गई थी, यानी मुस्लिम्स और हिंदूज़ के दरमियान और ब्रिटिशर्स के दरमियान, तो उसको कम करने के लिए वॉइसरे, जिनका नाम लॉर्ड आयरविन था, उन्होंने अपॉइंट किया था, साइमन कमीशन बनाई थी। और उसको कौन चला रहे थे? सर जॉन साइमन चला रहे थे। और उन्हें ये टास्क दिया गया था कि वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे काम करें, कंसल्टेशन करें इससे इंडियन पॉलिटिकल पार्टी से, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन वो लेकर आए हैं उसमें वो क्या चीज़ किस चीज़ की मांग करे, और वो ब्रिटिशर्स की फेवर में है भी या नहीं। सारी पॉलिटिकल पार्टीज़ ने बात करने से मना कर दिया था, क्योंकि जो सेक्रेटरी स्टेट था इंडिया का, जिसका नाम लॉर्ड ब्रेकनहेड था, उसने मना कर दिया था कि एक भी इंडियन मेंबर्स जो है वो इसके अंदर शामिल नहीं होगा। तो इसीलिए इंडियंस ने कहा कि वो ऐसी कमीशन को मानते ही नहीं कि जहाँ पर इंडियंस को बिठाया ही ना जाए। तो उन्होंने अपनी राहें जो है वो अलग कर ली, और उन्होंने अपने खुद के प्रपोजल्स तैयार करना शुरू कर दिए कि उन्हें उनकी खुद की क्या डिमांड्स हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात हो रही है नेहरू रिपोर्ट 1928 में। नेहरू रिपोर्ट 1928 में क्या हुआ था कि सारी पार्टीज़, जो भी पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, उनको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बुलाया था और कहा था कि आप जो है वो प्रपोजल तैयार कर लो, जो कॉन्स्टिट्यूशन आपको बनानी है उस पर आप काम कर लो। तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज़, जिनमें मुस्लिम लीग भी शामिल थी और जिन्हें जिन्ना साहब लीड कर रहे थे, उन्होंने भी इस प्रोसेस पर काम शुरू कर दिया 1928 में। और जवाहरलाल नेहरू ने कोई टास्क दिया गया था कि ये सारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको एक जगह जमा करके वो लेकर आएंगे। तो ये कॉन्फ्रेंस में जब ये नेहरू रिपोर्ट जाती है 1922 में अगस्त में, जिसमें प्रपोज किया गया था कि इंडिया जो है वो डोमिनेंट स्टेटस रखेगा और फेडरल में भी गवर्नमेंट बनाएगा और सेंटर में भी। तो ये प्रपोजल जो दिया गया था जॉइंट इलेक्टोरेट्स का, जिसमें रिज़र्व सीट्स भी रखी गई थी माइनॉरिटीज़ के लिए, यानी जो वहाँ पे कम आबादी जिनकी कम होगी, जो मज़हब की तादाद जो है, मज़हब के लोग जो कम होंगे, उन पे रिज़र्व सीट्स पे लड़ने के लिए उन्हें राइट्स दिए जाएंगे। मुसलमानों ने रिजेक्ट कर लिया और उन्होंने कहा कि भाई ये तो हिंदू मेजॉरिटी ज़्यादा है, तो वो सेपरेट इलेक्टोरेट्स पर अगर मुसलमान जीत भी जाते हैं तो हिंदू डोमिनेट ही करेंगे, उनकी अपनी बात तो मनवा के रहेंगे। तो सेपरेट इलेक्टोरेट्स का फ़ायदा ही नहीं है लीडर चुनने का, क्योंकि ज़्यादा तादाद में तो हिंदूज़ ही हैं और वो अपनी बात मनवा के रहेंगे और वो उन पे वेटेज डालेंगे, यानी दबाव मुसलमानों पे ही हमेशा जाएगा और मुसलमानों को ही उनके साथ दबकर रहना पड़ेगा। तो ये रिपोर्ट जो थी वो बिल्कुल उलट थी लखनऊ बैठ के। और तो कायदे आज़म ने जो है उसमें अमेंडमेंट्स की, यानी कुछ चेंजेस किए, कुछ सजेस्ट किया कि इसमें कुछ चेंजेस कर दी जाएँ, जिसे कांग्रेस ने रिजेक्ट कर दिया। और फिर इसके बाद क्या हुआ कि दोनों पार्टीज़ अलग अलग हो गई, यानी इंडियन कांग्रेस और जो मुस्लिम लीग ने अपनी राहें अलग अलग कर ली। अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम 14 जिन्ना के 14 पॉइंट से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो काइंडली लाइक करिए, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।